सर्कल चैप्टर जो है ये सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है हमारे ज्योमेट्री में। हम प्रैक्टिस सेट वाइज कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके रिलेटेड जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हैं वो हम करने वाले हैं। ये चैप्टर को अगर करना है ना तो इतना करके चले जाओ, काफी है उतना। तो ये पूरी कहानी है सर्कल की। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल चैप्टर को पूरा रिवाइज इन मिनट्स और हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे सर्कल चैप्टर के। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम 2025? लेट्स स्टार्ट, क्योंकि मुझे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है आपका। सर्कल चैप्टर जो है ये सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है हमारे ज्योमेट्री में, जो 12 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें टोटल मिलेगा आपको 5 प्रैक्टिस सेट। हम प्रैक्टिस सेट वाइज कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके रिलेटेड जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हैं वो हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको पता ही है कि सर्कल क्या होता है। सेंटर है ये हमारा रेडियस है एंड दिस इज द कॉर्ड, ये हमारा कॉर्ड होता है। और फिर यहाँ पे ध्यान देना कि जो डायमीटर है ना वो भी एक कॉर्ड है, और डायमीटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। ओके, डायमीटर जो होता है, ध्यान से सुनो, ये एमसीक्यू में आया हुआ है इसलिए थोड़ा सा जोर दे रही हूँ। अगर मैं किसी चीज पे जोर दे रही हूँ मतलब समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट है। तो डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और एक बात, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियस का डबल होता है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आया है, यहाँ पे देखना। अगर आप लोग देखोगे डायमीटर और कॉर्ड के रिलेटेड, अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड? लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो आंसर विल बी 6। ठीक है, ये याद रखना। तो ये सब हमारा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। और एक बात, डायमीटर अगर रेडियस का डबल होता है तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये रिलेशन आपको ऑब्वियसली पता होगा। चलो नेक्स्ट, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट कर लेना। अभी हम लोग देखते हैं कि जो एमसीक्यूज आते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट 3.1 के हैं। एमसीक्यूज जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे हमारा है कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं, ये देख लो डायग्राम। अगर हम लोग को दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं तो वो दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो इधर भी इनफाइनाइट आंसर होगा। दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं या पास हो सकते हैं। ठीक है, और अगर 3 पॉइंट की बात हो रही है तो इसमें दो केसेस होगा। केस नंबर 1 है ये हमारा केस नंबर 1 है, और ये हमारा केस नंबर 2 है। मतलब इसमें दो दो केसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है तो एक भी सर्कल ऐसा नहीं हो सकता कि जो तीनों पॉइंट से पास हो सके, नहीं मिलेगा आपको। ऐसा एक सर्कल बना के दिखा दो जो तीनों पॉइंट से पास हो सके, नहीं हो सकता अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो। अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो मतलब कि सिंगल सर्कल यानी कि यूनिक सर्कल जा सकता है वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो ये क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू में मुझे देखने के लिए मिले थे, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर नॉन कोलिनियर है, देन हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट ए बी सी। तो अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो सिंगल सर्कल, एक सर्कल पास हो सकता है। आंसर इज 1। ध्यान रखना, जब आप एमसीक्यू कर रहे हो सर्कल चैप्टर के, बहुत ही ध्यान से पढ़ो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया है, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, एक सर्कल पास होगा। अगर कोलिनियर होता तो आंसर होता नो, कोई भी सर्कल। ऐसे तो ऑप्शन दिख रहा नहीं है, एक भी सर्कल नहीं जा सकता। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है। पहले टेंजेंट समझते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और सीकेंट जो है वो ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर हुआ ना? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे, यानी कि टेंजेंट सिर्फ टच करके जाता है सर्कल को। और वो जो पॉइंट होता है ना जहां पे टेंजेंट और सर्कल मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और सीकेंट के दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। क्लियर हुआ? दैट्स इट। और उसके बाद टेंजेंट के रिलेटेड भी हमारे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। अगर ये सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो कितने टेंजेंट आ सकते, कितने टेंजेंट यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन। अगर सर्कल पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, और सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में भी है ये वाला, तो उसका एमसीक्यू है। तो यहाँ पे देखो, अगर सर्कल के अंदर
इनसाइड, अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। मतलब ये टेंजेंट है क्या? नहीं। तो सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है और उस पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन बना रहे हैं तो वो टेंजेंट नहीं है। मतलब नो, नो टेंजेंट, सॉरी नो सर्कल नहीं, नो टेंजेंट, एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा सर्कल के अंदर के पॉइंट से। और सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है, सर्कल के ऊपर, हाँ ऊपर ऑन द सर्कल अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट तो बनेगा ही बनेगा, एक टेंजेंट, उस एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगा। और अगर सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स बनेंगे, मैक्सिमम दो टेंजेंट्स बनेंगे। और इसके रिलेशन में तो हमारा थ्योरम भी है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, वो हम करने ही वाले हैं। चलो अभी आ जाते हैं 3.1 में। सबसे दो कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है, करना नहीं है। बस टेंजेंट थ्योरम होता क्या है बेटा वो समझ के ले लो। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम, कॉन्सेप्ट वाइज नॉट प्रूफ वाइज। तो यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा टेंजेंट होता है ना बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। यहाँ पे देखो जो हमारा टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, ये टेंजेंट है बरोबर। टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो टेंजेंट होता है ना और जो ये रेडियस होता है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमको टेंजेंट थ्योरम बोलता है। टेंजेंट थ्योरम देखो, टी फॉर टेंजेंट, उल्टा टी लिखोगे तो भी टेंजेंट है ना। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर का सिंबल याद रखो। तो ये जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही हमको टेंजेंट थ्योरम बोलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन एल है यानी कि ये जो टेंजेंट है वो ये रेडियस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी कि एंगल OPA, एंगल OPB, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे 90 हो गए। इसको लिखने के ये तरीके होते हैं। समझ में आया? टेंजेंट थ्योरम प्रूफ नहीं करना है, जो प्रूफ करना है मैं सामने से बोलूंगी। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिला हुआ है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसको करो और इसका प्रूफ बहुत इजी है। मैं सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की प्रूफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर हुआ तो, अगर इजी हुआ तो मैं फटाफट इधर ही बता दूंगी। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है बेटा, ये सेगमेंट है, इसमें सेगमेंट वर्ड आ चुका है। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, जैसे कि हमने भी देखा कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है वहां से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स बनते हैं बरोबर। तो ये हमारे दो टेंजेंट है और टेंजेंट के जो टुकड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट। तो यानी कि यहाँ पे ये जो पीडी है और ये जो क्यूडी है ये हमारे टेंजेंट सेगमेंट है। ओके, तो यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट सेगमेंट्स बने हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ऐसा ये थ्योरम का कहना है। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसको प्रूफ करना 2 मिनट का काम है। आप डायग्राम बनाओगे, उसमें क्या करोगे, कनेक्शन करोगे, किस किस को कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको ये रेडियस बनाना पड़ेगा, ये रेडियस बनाना पड़ेगा और इसको ज्वाइन करना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिखेगा। बस आपको ये दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने वाले हैं, ये याद रखना। जो टेस्ट होगा ना वो होगा RHS टेस्ट, यानी कि बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर आप टेस्ट गलत लिख के आ जाओगे ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाय RHS टेस्ट या हाइपोटेनस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब आप बोलोगे मिस कैसे, तो नंबर 1 मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये जो सेगमेंट PA है और ये जो सेगमेंट PA है, अरे ये जो सेगमेंट PA है और ये जो सेगमेंट QA है वो कॉन्ग्रेंट होगा बिकॉज दे आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो AD है वो क्या हो जाएगा, इनका कॉमन साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल जो है वो 90 होगा, ये जो एंगल है वो 90 होगा बिकॉज टेंजेंट थ्योरम से। बिकॉज अभी हमने देखा था कि जो टेंजेंट है और रेडियस है, टेंजेंट है और रेडियस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। कैसे, RHS टेस्ट क्यों, क्योंकि नंबर 1 ये ट्राइंगल राइट एंगल है और इन दोनों का हाइपोटेनस एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है और हाइपोटेनस के अलावा एक साइड कॉन्ग्रेंट है, इसलिए RHS टेस्ट लगेगा। बस टेस्ट याद रखना। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके रिमेनिंग पार्ट भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसका मतलब इस ट्राइंगल का सेगमेंट DP और इस ट्राइंगल का सेगमेंट DQ कॉन्ग्रेंट हो गया बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, ये देखो ये आया था हमारे मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में और स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ देगा, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन डायग्राम प्रूफ। बहुत अच्छे से इसको लिख के आना है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अभी ये मैंने इधर प्रूफ पूरा लिखा हुआ है, गिवन के साथ, टू प्रूफ के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, प्रूफ के साथ। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अब आ जाते हैं, ये था 3.1 का कॉन्सेप्ट, बस इतना ही है, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब हम देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस हमको देखने मिले हैं ये टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट के थ्योरम के रिलेटेड। तो हम लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें ना बच्चों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है इसका। एमसीक्यू आया था लेकिन बच्चों की वाट लग गई, इनको ड्रॉ करने नहीं आया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एपी इज द टेंजेंट एट ए। एट ए का मतलब होता है ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एपी एक टेंजेंट है, एट ए का मतलब होता है ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एपी इज द टेंजेंट एट ए ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। इसका मतलब एपी एक टेंजेंट है, ठीक है, और ए हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। जल्दी जल्दी मत बनाओ फिगर, रुक जाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। तो एपी इज द टेंजेंट एट ए ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट पी। इसका मतलब एक्सटर्नल मतलब कि पॉइंट पी बाहर है और ये पॉइंट बी बाहर है, और यहां से एक टेंजेंट बन रहा है एपी। अभी समझ में आया? इसको बहुत घाई नहीं करने का कभी भी। तो ये हमारा पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से, एक मिनट, इस पॉइंट पी से, चलो मान लो ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट बना, दैट इज एपी। और मैंने तो पहले ही बोला था ए क्या है, ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एपी इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। उसके बाद हमको दिया है ओपी, देखो ओपी मतलब ये वाला, ये ओपी हो गया। ओपी कितना हो गया बेटा, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमको एंगल ओपी है, एंगल ओपीए मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्वेश्चन मार्क, ये रेडियस है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये रेडियस होगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो हमको क्या पता है टेंजेंट थ्योरम से, कि ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो जो बचेगा एंगल वो 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 30 60 90 ट्राइंगल है, ठीक है। तो 30 60 90 प्रॉपर्टी को याद करो। 30 60 90 प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, मतलब ये जो साइड है ना जो हमको फाइंड करना है रेडियस, ये 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, यानी कि ओ ए, यानी कि रेडियस, दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होगी, मतलब 12। तो हाफ ऑफ 12 करोगे तो 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। दिस इज द आंसर। देखा, समझ में आया? अब देखते हैं और क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, समझ में आया? M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड KL इज द टेंजेंट एट पॉइंट L, ठीक है। एट पॉइंट L बोलते हैं ना, इसका मतलब L पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और MK फिर से देखो यही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये 12 है, उसके बाद यहाँ पे KL जो है ना, KL ये 6√3 है, ओके। तो देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियस कितना होगा बेटा, रेडियस कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्चुअली में देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 कैसे हो गया, फिर से टेंजेंट थ्योरम, कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 90 डिग्री है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, हो गया 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, इसको बेस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉरी, KL स्क्वायर यानी कि 6√3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर यानी कि ML स्क्वायर। ये फाइन करना है, ये रेडियस है। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इतना नॉलेज अभी है। 6 का स्क्वायर हो गया 36, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, बरोबर। तो 6 3 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर। तो यानी कि ये उधर चला जाएगा, 144 में से 108 निकालोगे तो कितना आंसर आ रहा है पोरांडो, लवकर सांगा रे, लवकर सांगा। तो यहाँ पे ये 14 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 यानी कि 6, यानी कि 36, यानी कि स्क्वायर रूट लोगे तो 6 इज द आंसर। तो रेडियस का आंसर 6 मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो कैसे कैसे मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हो गया। अभी आ जाते हैं इधर और देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C, देखो फटाक से, डायग्राम के बिना सर्कल चैप्टर बहुत अधूरा है, ओके। तो मैं पहले एक सर्कल बना ही देती हूँ विद सेंटर C, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। लाइन AB इज टेंजेंट एट पॉइंट A, इसका मतलब A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB, ठीक है। और ऐसा तो नहीं बोला है कि लाइन AB इज टेंजेंट एट पॉइंट A ना, तो आप नॉर्मल बनाओ, ऐसा तो नहीं बोला एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है, तो ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल टेंजेंट बनाओ। तो ये हमारा टेंजेंट है एट पॉइंट A, ठीक है, ये A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लाइन AB, तो आप B नाम इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, ये लाइन AB है, तो ये AB, दिस इज द लाइन AB एट पॉइंट A। लाइन AB इज टेंजेंट एट पॉइंट A, सेंटर C है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB, तो C और A को ज्वाइन करो, CAB कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा, बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम, बिकॉज
टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं टेंजेंट थ्योरम के रिलेटेड। अभी यहाँ पे और एक देखो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर, डायमीटर इसका डबल होगा यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये सब रीजन के साथ अच्छे से लिखना बेटा, ध्यान रखना। ओके, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक के 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। तो जितना मैंने नोटिस किया है 3.1 से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। आप लोग को तो पता है इसका आंसर 9 हुआ करता है। तो यहाँ पे ऐसे सर्कल है और यहाँ पे बोला है कि कोई दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, दो कोई पैरेलल टेंजेंट है और हमको रेडियस दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि ये दोनों पैरेलल, ये जो दो पैरेलल टेंजेंट है इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है और आपको पता है कि इसका आंसर 9 आता है, लेकिन लिखने का तरीका बस देख के चले जाओ। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट, and they are parallel to each other at विद द सेंटर O। ठीक है, उसके बाद हम लोग को रेडियस कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि ये जो दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, मतलब हम लोग को पी आर निकालना है। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये शो करना पड़ेगा कि पी ओ और आर ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्योंकि अभी फिगर में तो अच्छा खासा दिख रहा है कि ये कोलिनियर है, तो हमको है ना डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम लोग को पी आर निकालना है। पी आर इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब ये कोलिनियर के लिए आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। नंबर वन, हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर वन कि ये जो हमारा टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, बरोबर, बिकॉज टेंजेंट थ्योरम से। फिर से ये टेंजेंट है और नीचे ये रेडियस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो ये पहला स्टेप होगा, हम लोग लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम, ये जो लाइन एल है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओपी। ठीक है, एंड ये जो लाइन एम है टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर होगा ओ आर को। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों ऐसे सीधे हैं और ये भी सीधे है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दूसरा रीजन होगा। सबसे पहला होगा टेंजेंट थ्योरम यूज करना। उसके बाद हम लोग बोलेंगे अरे अरे ये दोनों लाइन तो पैरेलल भी है, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होते ना, देखो अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होते ना, मतलब एक लाइन ऐसे होता और अगर मान लो एक लाइन एक टेंजेंट ऐसे होता, तो क्या प्रॉब्लम होता पता है, प्रॉब्लम ये होता कि 1 2 3 ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका बना है, नंबर वन कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है दोनों, एंड दूसरी चीज कि ये दोनों लाइन पैरेलल है जो गिवन में दिया हुआ है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन की मदद से हमको ये मिला कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि देखो अगर पैरेलल नहीं होते ना, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट O है और ये सॉरी P है और ये O है और ये जो R है, ये कोलिनियर नहीं होते। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो वी कांट राइट कि पी आर जो है दैट इज इक्वल टू PO प्लस OR, ये नहीं लिख सकते थे। मतलब इसको लिखना है ना, पी आर इज इक्वल टू PO प्लस OR लिखने का हक हमारा तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर बताना जरूरी है। ठीक है, तो फिर हमने क्या बोला कि हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, नंबर 1 90 डिग्री के वजह से, परपेंडिकुलर के वजह से एंड पैरेलल के वजह से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड कि जो पॉइंट पी ओ आर है, पॉइंट पी ओ और जो आर है वो कोलिनियर है। ठीक है, ये आप डिटेल में लिख लेना। देयरफॉर पॉइंट्स पी ओ एंड आर आर कोलिनियर, और ओ जो है वो पी और आर के बिटवीन में है। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट यानी कि पी आर इज इक्वल टू पीओ प्लस ओ आर, एंड पीओ और ओ आर दोनों ही क्या है, ये रेडियस है जो हमको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 प्लस 4.5 करोगे तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाना कंपलसरी है। आप बोलो मत मिस डायग्राम बनाना जरूरी है क्या, जरूरी है। ठीक है, हो गया बस। 3.1 में इतना कुछ आया था हमारे पीवाईक्यूज में। अब आ जाते हैं 3.2। 3.2 बहुत छोटा प्रैक्टिस सेट है और इसमें सच बोलूं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट वो फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही है जो 1 मार्क के लिए आता है। ओके, तो यहाँ पे टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं एंड थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल का प्रूफ बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। और एक बात, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टचिंग सर्कल, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, इंटरनली टचिंग सर्कल। एक्सटर्नली मतलब जो सर्कल दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका कॉमन टेंजेंट। ओके, दिस इज द कॉमन टेंजेंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इंटरनली टचिंग सर्कल मतलब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, दे आर नोन एज इंटरनली टचिंग सर्कल, और ये इनका कॉमन टेंजेंट और ये कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे टेक्स्ट बुक में एक एमसीक्यू है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को
बाहर से यानी कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं? द आंसर इज 3। हमारे बुक के पीछे रॉन्ग आंसर लिखा है। 3 कैसे? क्योंकि देखो एक तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया और एक ये वाला कॉमन टेंजेंट मतलब जो दोनों का टेंजेंट होना चाहिए और एक ये वाला कॉमन टेंजेंट। तो अगर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है ना तो 3 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, लेकिन अगर इंटरनली टचिंग सर्कल है ना तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा। याद रखो ये छोटे-छोटे एमसीक्यूज, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल का प्रूफ तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने हमको एक बात बताया, इसने एक चीज हमको देके गया। थ्योरम जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यानी कि उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट वो कुछ बात बता के हमको जाते हैं। वो बात ही हमको समझना है, वो कॉन्सेप्ट समझना है बस। तो कॉन्सेप्ट क्या बता के गया ये कि ये जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या फिर इंटरनली टच करते हैं ना, तो ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है, ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है और इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, गारंटी। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है, ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल, और इनका जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना सी, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी कि ए डैश बी डैश सी। इधर बी बिटवीन में है और इधर सी बिटवीन में है, बस। तो इससे हमको एक कॉन्सेप्ट पता चला। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट दिया? अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताती हूँ कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो हमको क्या करना रहेगा, ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय, तो लेट अस टेक r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड r2 इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल। तो अगर हमको दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस, मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस ऐड कर दो, तो आपको ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड ही सम आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, देखो सेंटर ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर जो होगा दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं r1 इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ऑलवेज रिमेंबर r1 में बड़ा ले रही हूँ इसमें, तो यहां से लगा के, सॉरी, यहां से लगा के, यहां से लगा के यहां तक ये r1 होगा और B से लगा के C तक ये R2 होगा। तो हमको ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज गिवन बाय R1, मतलब बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस। तो इंटरनली में क्या होगा, ये माइनस होगा और एक्सटर्नली में प्लस होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर R1 इज ग्रेटर देन R2 इन बोथ द केसेस, स्पेशली ये वाला। ठीक है, तो ऐसे सम्स आने वाले हैं। अभी देख लो ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, एंड जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, डिफरेंस मतलब r1 माइनस r2 एंड सम मतलब r1 प्लस r2। ठीक है, चलो तो सम्स देख ले कैसे कैसे आए हमारे बोर्ड एग्जाम में 3.2 के रिलेटेड। तो टू सर्कल हैविंग रेडियस 7 and 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली मतलब अंदर से। अब डायग्राम नहीं बनाया तो इट्स ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो रीजन में ना बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल जरूर लिख देना, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल लिखना, और इसका रीजन, इंटरनली का रीजन, ये रीजन तो आएगा ही आएगा। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल का रीजन लिखो, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, एंड इंटरनली का रीजन ये लिखना, इंटरनली जो होगा ना उसमें रीजन ये लिखना और एक्सटर्नली में रीजन ये वाला लिखना। रीजन इज इंपॉर्टेंट, रीजन के मार्क्स मिलेंगे, एक एक मार्क का क्वेश्चन होता है ना उसमें। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज गिवन बाय, तो r1 ले लो 7, r2 ले लो 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज गिवन बाय 7 माइनस 4। चलो इजी है यार, ये अभी समझ में आ गया ना, रीजन के साथ बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर क्लियर हुआ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर दो सर्कल है विथ रेडियस 5 एंड 3 और एक्सटर्नली अगर टच कर रहे तो 5 प्लस 3 यानी कि 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेकिन डायरेक्ट मत लिखना, रीजन के साथ लिखना, अच्छे से लिखना। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी और कुछ है क्या? ये देखो एमसीक्यू में भी आया था, टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर से, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे 5.5 प्लस 3.3 कितना होता है, 8.8 सेंटीमीटर इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं 3.3, देखो कितना इजी है, मतलब जो मेन मेन है वो करा रही हूँ। जो अगर किसी ने अगर ये चैप्टर को अगर करना है ना तो इतना करके चले जाओ, काफी है उतना। ठीक है, चलो अगर छोड़ रहे थे और 45 मिनट्स में अगर कुछ सीखने मिल रहा है तो सीख लो, इतना करके गए काफी है।
चलो आ जाओ। 3.3, 3.4, 3.5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट माना जाता है। ओके, क्योंकि अभी तक मैंने जितना नोटिस किया 3.1, 3.2 से थोड़े से 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अभी इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो 3.3 में ये कॉन्सेप्ट करना है। आर्क क्या होता है सर्कल का पता ही है आप लोग को। मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क के बारे में समझो। सेंट्रल एंगल क्या होता है ये समझो, और ये आर्क का मेजर कैसे निकालते हैं वही मेन है इसमें। एंड फिर पेज नंबर 61 में दो थ्योरम्स है, लेकिन वो दो थ्योरम्स जो है ना उसका प्रूफ बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके रिलेटेड सम्स आया है, तो वो सम आया है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो टुकड़ा होता है उसी को आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। फैक्ट, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर में आप देख रहे हो ये भी आर्क है। और ये सब आर्क को जब हम ये आर्क को जब हम सब जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल मिलता है। एक कंप्लीट सर्कल भी आर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट आर्क। ओके, ऐसा होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। अभी यहाँ पे देखो ये जो सीकेंट है ना, इसने इस सर्कल को दो दो आर्क में डिवाइड कर दिया है। तो ये माइनर आर्क हो गया क्योंकि छोटा आर्क, और ये मेजर आर्क हो गया ये बड़ा आर्क। माइनर आर्क को हम लोग 2 लेटर से भी लिख सकते हैं और 3 लेटर से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेजर आर्क को कंपलसरी 3 लेटर से ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर माइनर आर्क को लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ आर्क ए बी लिख सकती हूँ, आर्क बी ए लिख सकती हूँ। इसके ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया मान लो पी, तो आर्क ए पी बी, आर्क बी पी ए लिख सकती हूँ। लेकिन मेजर आर्क को कंप्लीटली कंप्लीटली नहीं, कंपलसरी 3 लेटर से लिखोगे। दैट इज आर्क एसीबी, आर्क बीसीए। ठीक है, आर्क लिखना जरूरी है। सेमी सर्कुलर आर्क कब बनता है, सेमी मींस हाफ। ठीक है, इसका मतलब जब सीकेंट हमारे सर्कल के सेंटर से पास होता है तो ये सीकेंट सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है, लेकिन ये आर्क इक्वल होते हैं और इनको बोला जाता है सेमी सर्कुलर आर्क, क्योंकि सेमी सर्कल आधा सर्कल हो गया ना, इसलिए सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क को भी कंप्लीटली 3 लेटर से लिखा जाता है, आर्क पी क्यू आर, आर क्यू पी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लेटर और है मान लो एक्स, तो ये नहीं कि आप 4 4 लेटर से लिखोगे, ना 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 ना, आप फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट तो कंपलसरी लोगे, लेकिन बीच का कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो। इसको पी एक्स आर, आर एक्स पी भी बुला सकते हो, लेकिन 3 लेटर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये भी हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है। क्लियर हुआ? अभी सेंट्रल एंगल क्या होता है बेटा, सेंट्रल एंगल मतलब वो एंगल, हमारे इस चैप्टर में, सर्कल चैप्टर में टोटल 5 टाइप के एंगल्स होते हैं। सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट। मैं लास्ट में जाके एक इतना बढ़िया खुलासा करने वाली हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो, सेंट्रल एंगल मतलब क्या, कि एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स, बेटा एंगल क्या होता है पहले वो समझ लो। एंगल मतलब ये एंगल है, ये ना, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो दोनों है ना, दे आर नोन एज आर्म्स ऑफ द एंगल, या फिर आप इसको बोल सकते हो साइड्स ऑफ द एंगल। तो जिस एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ओके, सेंट्रल एंगल भी हमारे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये सेंट्रल एंगल के अंदर में, ये अंदर की तरफ जो आर्क है इसको माइनर आर्क बोलते हैं, और इसके बाहर की तरफ जो आर्क है इसको मेजर आर्क बोलते हैं। क्लियर हुआ सेंट्रल एंगल? अभी हमको क्या करना है, ये जो माइनर आर्क है, ये जो मेजर आर्क है, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, इनका मेजर निकालेंगे। मेजर मतलब इनकी वैल्यू निकालेंगे कि ये कितने डिग्री के हैं। तो कैसे निकालते हैं, चलो समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं माइनर आर्क से। माइनर आर्क का मेजर क्या होगा, माइनर आर्क का मेजर, ये वाला मेजर, माइनर आर्क का मेजर क्या होगा, तो ऐसा बोला गया है कि माइनर आर्क का जो मेजर होता है वो उसके सेंट्रल एंगल के इक्वल ही होता है। मतलब अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है ना, तो हमारे माइनर आर्क का मेजर कैसे लिखोगे, देखो, तो माइनर आर्क का मेजर, मेजर ऑफ द आर्क एपीबी इज आल्सो 60 डिग्री। तो ऐसा बोला गया है, माइनर आर्क का मेजर जो होता है वो सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है, या वाइस वर्जा, सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क ये दोनों इक्वल होते हैं, इनके मेजर्स इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ? अभी व्हाट अबाउट द मेजर आर्क,
मेजर आर्क का मेजर क्या होगा? मेजर आर्क का मेजर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे, माइनर आर्क का मेजर निकाल देंगे। माइनर आर्क का मेजर निकाल दो, यानी कि 360 में से अगर इधर देखा जाए तो 360 में से हम क्या करेंगे, ये 60 निकाल देंगे, क्योंकि माइनर आर्क का मेजर 60 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 300। तो मेजर आर्क का मेजर हो गया 300, ऐसे तो यही करना रहेगा। एंड सेमी सर्कुलर आर्क जो होते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इनका मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एक कंप्लीट सर्कल का मेजर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये सब एमसीक्यूज में आ सकता है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, पेज नंबर 61 में ये दो थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के कन्वर्स कहलाए गए हैं। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, है ना, ये दोनों थ्योरम किसके ऊपर है मैं बताती हूँ। ये दोनों थ्योरम जो है वो आर्क्स एंड कॉर्ड्स के ऊपर है, कि आर्क और कॉर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में ये थ्योरम है। कभी भी अगर कोई थ्योरम है वो किसके बारे में, वो समझ लो। तो पहला वाला थ्योरम क्या बोलता है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या बोला, कि अगर मान लो एक सर्कल है, ध्यान से सुनो, एक सर्कल है और अगर इसके आर्क क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। अगर इस सर्कल के कोई दो आर्क क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। ओके, ये देखो आर्क ए बी और आर्क सी डी, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है मतलब इनका मेजर इक्वल है और इनका रेडियस इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आर्क सेम सर्कल से है। तो अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, तो इस आर्क के करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे ना, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे ना, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड है वो भी इक्वल हो जाएगी। मतलब इस इन दोनों कॉर्ड का लेंथ भी क्या हो जाएगा, इनका लेंथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉर्ड क्या लेंथ होता है और आर्क का मेजर होता है। ठीक है, वैसे ये उल्टा उल्टा, ये क्या बोलता है कि अगर कोई सर्कल है और उसके अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, इसका गिवन क्या है कि अगर इसके कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये जो पेज नंबर 61 में थ्योरम है, दैट सेज द रिलेशन बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड के बीच में ये रिलेशन मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो इसके रिलेटेड सम कैसा आया है वो देखते हैं। तो ये तो कोई अलग सम है, मैं इसके रिलेटेड सम बताती हूँ, तो ताकि आप लोग थोड़ा सा इससे फेमिलियर हो सको। किधर गया भाई, मैंने वो सम लिया नहीं क्या? अरे अभी बताती हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो इतना भाई, उसका टेंशन मत लेना। 61 पेज नंबर वाले थ्योरम का ये देखो, यही बता रही थी मैं। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे बोला है कि कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ आर कॉन्ग्रेंट। मतलब ये सर्कल है और ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है। क्लियर है? तो हम लोग को बोला इफ मेजर ऑफ द आर्क ए बी इज 120 डिग्री, मतलब कि ये जो हमारा आर्क है, ये जो हमारा आर्क है, अरे भाई जा, मेरे को टाइम वेस्ट मत कर मेरा। हाँ, तो ए बी जो आर्क है इसका मेजर है 120 डिग्री। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क सी डी? तो सी डी का मेजर कितना होगा? तो मैंने तो बताया था कि अगर किसी सर्कल के कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स होगा वो भी कॉन्ग्रेंट होगा। आर्क्स कॉन्ग्रेंट है मतलब इसका मेजर और इसका मेजर इक्वल होगा, तो ये भी 120 डिग्री का होगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया अभी? हाँ, चलो तो अभी और देखते हैं कि क्या है सम्स। ये हमारे सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क, मेजर आर्क के रिलेटेड देखो एक मस्त एक्टिविटी आई है। चलो 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 करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल 100 डिग्री दिया है, हम लोग को बोला है टाइप ऑफ द आर्क। हाँ, सेंट्रल एंगल सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, ये माइनर है और ये हमारा पूरा मेजर आर्क है। तो नेम ऑफ द आर्क, माइनर आर्क का नाम 3 लेटर में भी लिख सकते हो और 2 लेटर में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं 3 लेटर में लिखती हूँ क्योंकि इन लोग ने लेटर ऑलरेडी दिया है। ए एक्स बी, बी एक्स ए, सब एक ही बात है। ठीक है, मेजर आर्क ए वाई बी, ए वाई बी, सिर्फ आर्क का नाम बताना है। आप ऐसे मेजर ऑफ मत लिखो, मेजर ऑफ तब लिखते हैं जब हम उसका मेजर लिखना चाहते हैं। सिर्फ नाम बताओ, मेजर ऑफ द आर्क बताओ इसका, इसका मेजर कितना होगा? सेंट्रल एंगल जितना होता है उतना ही हमारा माइनर आर्क होता है, बरोबर? तो ये 100 डिग्री होगा, माइनर आर्क का मेजर 100 डिग्री होगा। और हमारे मेजर आर्क का मेजर क्या होगा? तो 360, कंप्लीट सर्कल में से आप 100 निकाल दो, इसको माइनस कर दोगे तो 260 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे भी लिख सकते हो मेजर ऑफ द आर्क, ऐसे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है बट ठीक है, क्लियर हुआ? मेजर ऑफ द आर्क वगैरह। हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, ये बच्चों को समझ में नहीं आया बट ये बहुत इजी था। देखो एक सर्कल है,
मेजर ऑफ द टू आर्क फॉर्म बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो अगर एक कॉर्ड है सर्कल का, ठीक है, ये कॉर्ड है ए बी, तो ये कॉर्ड क्या करता है, मैंने तो पहले ही बताया था, सीकेंट हो या कॉर्ड हो, ये सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर देता है। तो इसके मेजर दिए, द मेजर ऑफ टू आर्क formed by the chord of the circle are 2x degree and 7x degree. Find the measure of the minor arc. मतलब ये chord सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पे देखो ये माइनर आर्क है ऑब्वियसली, और ये हमारा मेजर आर्क है, ठीक है। तो 2x डिग्री किसका मेजर होगा, छोटे का होगा ऑब्वियसली, तो ये माइनर आर्क का मेजर है 2x डिग्री, और मेजर आर्क का जो मेजर है वो है 7x डिग्री। ओके, इसका 7x और ये 2x, तो हमको अभी माइनर आर्क का मेजर क्या है वो निकालना है, मतलब x निकालना पड़ेगा। तो वी नो दैट कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर आपको डायग्राम के थ्रू करना है तो डायग्राम के थ्रू करो, इधर लेटर ले लो एक और एक P और इधर ले लो Q, क्योंकि मेजर आपको तो 3 लेटर से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि मेजर ऑफ द माइनर आर्क, मेजर ऑफ द माइनर आर्क नाम के बिना, प्लस मेजर ऑफ द मेजर आर्क, प्लस मेजर ऑफ द मेजर आर्क, मतलब माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क, इन दोनों के मेजर को ऐड करोगे तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म होगा, बिकॉज इट विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल एज अ रीजन। तो माइनर आर्क का मेजर है 2x डिग्री, मेजर आर्क का मेजर है 7x डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आप लोग इसमें देख लो 9x हो गया, 9x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये डिवाइड में आ जाएगा ऑब्वियसली, 9 फोजा होता है 36, तो x की वैल्यू मिल गई 40। अब यही x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 2 इंटू 40 यानी कि 80 डिग्री इज द आंसर। माइनर का पूछा था तो सिर्फ माइनर का ही बताओ, मेजर का निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 2 आपको पुट करके देखना है, चेक कर लो, 7 फोजा होता है 28, तो 28 टू 280 डिग्री विल बी द इट्स मेजर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो ये हमारे 3.3 का फर्स्ट वन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट्स G D E F, ये जो पॉइंट्स है वो सारे सर्कल के ऊपर है। अगर कोई पॉइंट्स है ना सेम सर्कल के ऊपर होते हैं ना, तो उनको कोन साइक्लिक पॉइंट्स भी बोला जाता है। को मीन्स कॉमन, साइक्लिक मीन्स सर्कल, तो द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम सर्कल इज नोन एज कोन साइक्लिक पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कोन साइक्लिक वर्ड लिखा है, तो ये चारों पॉइंट्स कोन साइक्लिक है, यानी कि ये चारों पॉइंट सेम सर्कल के ऊपर है विद सेंटर सी। हमको एंगल दिया है, एंगल ECF हमको दिया हुआ है, दिस इज एंगल 70 डिग्री, एंड हम लोग को मेजर ऑफ द आर्क DGF दिया है, मेजर ऑफ द आर्क DGF, तो ये हमको दिया है कितना 200 डिग्री, तो दिस इज 200 डिग्री। और हमको बोला है फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, ब्लू कलर में करती हूँ, फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क DE, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, एंड फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क DEF, यानी कि DEF मतलब ये वाला, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अभी कैसे फाइंड करेंगे ये दोनों को, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये हमारा 200 डिग्री है, बरोबर, ये वाला आर्क, और ये हमारा सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल कितना है बेटा 70 डिग्री, सेंट्रल एंगल कितना है 70 डिग्री। तो वी नो दैट सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग में जो ये आर्क होता है, जिसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये वाला आर्क भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ द आर्क EF जो होगा दैट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, दैट इज एंगल ECF, तो यानी कि देयरफॉर, और इसका रीजन होगा बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। सबका रीजन, ज्योमेट्री में रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेजर ऑफ द आर्क EF जो होगा दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी बड़ा मस्त है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला आर्क हमारे पास 200 डिग्री है, ये वाला आर्क 70 डिग्री है, तो ये जो बचेगा वो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये वाला आर्क प्लस ये वाला आर्क प्लस ये वाला आर्क, तो तीनों आर्क को जोड़ोगे तो एक कंप्लीट सर्कल मिलता है, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नाउ, अगर हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क DGF प्लस मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क EF प्लस मेजर ऑफ द आर्क प्लस मेजर ऑफ द आर्क D, ठीक है। अगर सबको जोड़ोगे तो हम लोग को 360 डिग्री मिलेगा, बिकॉज ये एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे है ये हमारे पास 200 डिग्री, ये अभी ताजा ताजा आया है बेटा मार्केट में 70 डिग्री, और हम लोग को मेजर ऑफ द आर्क DE निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया 200 और 70, 270, ये प्लस 270 उधर जाएगा तो माइनस 270 हो जाएगा, तो 360 में से 270 निकालोगे तो 90 बचेगा,
इसका मतलब मेजर ऑफ द आर्क डीई जो है वो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा। समझ में आया? अभी अगर मान लो कि ये 90 है, ठीक है, अभी ताजा-ताजा है, तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द आर्क डीईएफ? डीईएफ मतलब ये पूरा डीईएफ, तो डीईएफ का मेजर निकालना है तो दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क डीई प्लस मेजर ऑफ द आर्क ईएफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ द आर्क डीई प्लस मेजर ऑफ द आर्क ईएफ, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। जैसे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही अगर ये पूरा आर्क डीईएफ है ना, तो इसको हमने लिखा डीई प्लस ईएफ, तो इसको बोला जाता है आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। रीजन आएगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो यानी कि यहाँ पे ये 70 और 90, यानी कि 90 प्लस 70, तो आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 160। तो दिस इज द आंसर। समझा? तो हमारा 3.3 इतना ही था, सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क के ऊपर था। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट था। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4 के कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स है। नंबर 1 इंस्क्राइब्ड एंगल वाले कॉन्सेप्ट, जिसको मैं नाम देती हूँ, एंड दूसरा है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट, और लास्ट में दो नमूने हैं जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो कॉन्सेप्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले मैं इंस्क्राइब्ड वाले कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, फिर इसके रिलेटेड सम देखेंगे, फिर साइक्लिक और ये दोनों को साथ में देख के उसके सम्स देखेंगे। चलो इंस्क्राइब्ड वाले कॉन्सेप्ट करते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब क्या, पहले समझो। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब वो एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है। देखो ये एंगल है, मैंने तुम लोग को एंगल के बारे में बताया था, दिस इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, और ये उसके दोनों क्या है, दे आर नोन एज आर्म्स ऑफ द एंगल, या फिर दे आर नोन एज साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, सर्कल के ऊपर होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होगा, और उसके जो दोनों आर्म्स है ना, जो दोनों आर्म्स है ना, वो सर्कल के क्या होगे, कॉर्ड्स होगे। तो ये वाला आर्म सर्कल का कॉर्ड है और ये वाला आर्म भी सर्कल का कॉर्ड है, दोनों आर्म सर्कल के कॉर्ड होने चाहिए। तो वैसे एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल एडीबी है या एंगल पीडीक्यू है, सॉरी पीडीक्यू, हाँ पीडीक्यू, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, कुछ भी बोलो, एडीबी बोल दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एडीबी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड है, ये किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ये वाले आर्क के अंदर ये इंस्क्राइब्ड है, किसी के अंदर है ना ये, इसलिए इसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोला है। ठीक है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। समझ में आया ना? जिस एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होगा, सर्कल के ऊपर होगा, और जिसके दोनों आर्म्स क्या होंगे, सर्कल के कॉर्ड होंगे, दोनों आर्म्स कॉर्ड होने चाहिए, तो वैसे एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। अब इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है बेटा, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, आर्क, हाँ आर्क। तो आर्क मतलब क्या, कि जो आर्क एंगल के अंदर लाई करता है, आर्क विच लाई इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल चाहे कोई भी हो, इंस्क्राइब्ड एंगल हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, कि एक ऐसा आर्क जो एंगल के अंदर की तरफ होता है। जैसे कि अभी देखो ये एंगल है, ये तो हमको क्लियर है, ये सब एंगल है, बरोबर, ये ना ये सब एंगल है। अभी ये इसमें से सिर्फ यही इंस्क्राइब्ड एंगल है, बाकी कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरसेप्टेड आर्क आपको सब जगह मिलेगा। तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, देखो ये एंगल के अंदर की तरफ जो आर्क होता है, देखो ये एंगल है, इसके अंदर की तरफ जो ये आर्क है ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ये देखो ये एंगल है ना, के अंदर की तरफ जो ये आर्क है ना, इसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलेंगे। तो ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, किसका, ये वाले एंगल का। ये जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क है, किसका, ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का, एंगल एबीसी का। ये वाला जो है ना आर्क एसी, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, किसका, एंगल एबीसी का। तो यहाँ पे कभी कभी दो दो इंटरसेप्टेड आर्क भी होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये और ये इंटरसेप्टेड आर्क है, किसका, ये वाले एंगल का। ठीक है, और ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, ठीक है, ये वाला एंगल है। देखो ये एंगल है ना, एंगल की अंदर की तरफ जो आर्क होगा, ये एंगल के अंदर की तरफ जो आर्क होगा, कभी कभी तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एंगल है, एंगल की अंदर की तरफ जो आर्क होगा, इसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके जो दो कोरोलरीज है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के दो कोरोलरीज है, कोरोलरीज मतलब छोटा थ्योरम, मिनी थ्योरम। तो ये जो दो कोरोलरीज है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो कोरोलरीज का प्रूफ आने का चांस है।
और मैं इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। दोनों को मैंने एक ही वीडियो में कराया है। अगर आपका करने का मन है तो करो, नहीं तो ऑप्शन में निकल सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईज़ी है ये दोनों कोरोलरीज़, तो मैं एडवाइस दूँगी कि कर लो, ठीक है? मैं इसका मतलब बताऊँगी आपको यहाँ पर। पहले इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है वो समझते हैं, फिर इंस्क्राइब्ड एंगल के जो 2 कोरोलरीज़ है, वो समझिए, ठीक है? रेडी ना? हाँ। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है, ठीक है? ये देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये उसका इंटरसेप्टेड आर्क है। इंटरसेप्टेड आर्क मतलब एंगल के अंदर की तरफ जो आर्क होता है, उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है, इनके बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन को ही इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के द्वारा समझाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, एंगल एबीसी, ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। वो उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है ऑन इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क होता है। तो इसका मतलब अगर मान लो ये जो है वो अगर 60 डिग्री है, इंटरसेप्टेड आर्क का मेजर अगर 60 डिग्री है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होगा, इसका हाफ होगा। तो हाफ ऑफ 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ऑब्वियसली। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो इसका हाफ होता है और अगर उल्टा देखोगे तो ये इसका डबल होता है। इंटरसेप्टेड आर्क का डबल होता है, ठीक, उल्टा भी कभी-कभी देखने का, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ने क्या दिया हमको? हमको ये बोला कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो उसके इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 2 कोरोलरीज़ है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के। तो पहला कोरोलरी क्या बोलता है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कांग्रुएंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ, इसका प्रूफ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा, प्लीज आप लोग यहाँ पे जरूर करना। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये देखो ये जो एंगल है, अभी देखो मैं बहुत सारे एंगल बनाऊंगी, ये दूसरा बनाया मैंने, अभी मैं एक और तीसरा बना देती हूँ, चलो लास्ट, ये 3 बना दिया मैंने, ठीक है? तो ये देखो ये जो एंगल 1 2 3 1 2 3, ये तीनों जो एंगल है ना वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। इसका मतलब ये तीनों एंगल जो है वो इसी आर्क, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, बरोबर? तो ये जो तीनों एंगल है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, मतलब तीनों जो है ना, तीनों सेम ही आर्क में इंस्क्राइब्ड है, सेम ही आर्क में बने हुए हैं। तो जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 सब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका प्रूफ बहुत ही अच्छा इजी है। ये सब कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं, क्योंकि इन तीनों का इंटरसेप्टेड आर्क जो है ना वो सेम है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका प्रूफ जरूर एक बार देख के जाना, मैं सच बोल रही हूँ, आप बहुत ही खुश हो जाओगे। ओके, तो ये पहली कोरोलरी थी। और दूसरी कोरोलरी क्या है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कुलर इज राइट एंगल, या एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब अगर मान लो एक सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए मुझे डायमीटर बनाना पड़ेगा, मतलब डायमीटर लेना पड़ेगा। तो मान लो ये सर्कल है और ये डायमीटर है, मान लो ए बी इज द डायमीटर। तो जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं ना उनका मेजर यानी कि उनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो मान लो कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये देखो ये एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, क्योंकि एंगल एपीबी है, मान लो, क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि इसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है। तो ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में, ये देखो ये सेमी सर्कल है ना, तो ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो इसका जो मेजर होगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है और ये इंटरसेप्टेड आर्क जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि नीचे भी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इसके ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसका हाफ होगा। तो ये 180 का हाफ कितना होता है, 90, इसलिए वो 90 हो जाता है। ये इसके प्रूफ में लिखा गया है, ठीक है? चलो अभी इसके रिलेटेड, इंस्क्राइब्ड वाले के रिलेटेड, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन मार्केट में आए हैं और इसके क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन वाले हैं। देखना यहाँ पे आपका मिस्टेक होने का चांस होता है। मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एंगल एसीबी इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क एसीबी, इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये सर्कल बनाओ और एंगल एसीबी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। तो ये देखो एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क एसीबी। ऑब्वियसली ये जो एंगल है
वो आर्क ACB में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और AB उसका इंटरसेप्टेड आर्क है, दोनों में फर्क होता है। एंगल ACB is inscribed in the arc ABC, sorry ACB of the circle with center O, ठीक है। एंगल ACB is 65 डिग्री, इसका मतलब हमको बोला है कि ये जो एंगल है वो 65 डिग्री है। Then find the measure of the arc ACB, मतलब हमको क्या करना है, ये जो आर्क ACB है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत बच्चे इधर है ना कंफ्यूज हो गए थे, उनको लगा कि ये निकालना है, तो उन्होंने क्या किया 65 का डबल कुछ 130 वगैरह, 130 भी दिखेगा यहाँ पे, बट 130 इज नॉट द आंसर। एक्चुअली में यहाँ पे आंसर आई थिंक 230 होगा। कैसे? क्योंकि देखो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है एंगल ACB, वो क्या होता है हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, और इसका इंटरसेप्टेड आर्क है AB। तो हम लोग पहले AB निकालेंगे क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ है। तो मैंने बोला था ना उल्टा होगा, ये जो है ना ये जो होगा ना वो इसका डबल होगा। तो 65 का डबल कितना होता है 130 डिग्री। तो ये जो आर्क है वो 130 होगा, बट ये तो पूछा ही नहीं था, हमको तो ये पूछा है, तो ये कितना होगा, तो पूरा 360 में से हम क्या करेंगे 130 निकाल देंगे, पूरा 360 डिग्री में से 130 निकाल देंगे, तो बचेगा कितना 230 डिग्री। इसका मतलब आंसर है 230 डिग्री। इसलिए कभी भी डायग्राम बनाओ ज्योमेट्री में बहुत काम आता है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल ACB है 65 डिग्री, तो ये 65, ये डिवाइड में 2 है, उधर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, इसलिए वो मेजर ऑफ द आर्क AB जो है वो 130 आता है इनको, ठीक है, समझा ना अभी? ओके। अभी ये देखो फिर से एक क्वेश्चन आया, ये सर्कल है, एंगल PRQ इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क PRQ। चलो बरोबर है, ये समझ में आया कि ये जो हमारा एंगल है PRQ, PRQ, ठीक है, ये किस में इंस्क्राइब्ड है, आर्क PRQ में इंस्क्राइब्ड है। तो हम लोग को बोला है विद सेंटर O, एंगल PRQ कितना दिया है, ये दिया है 75 डिग्री। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क PRQ, मतलब फिर से देखो ट्विस्ट, हमको ये वाला आर्क का मेजर निकालना है, तो हम लोग पहले ये वाला निकालेंगे, ये तो ये क्या होगा इसका डबल होगा, 75 का डबल कितना होता है 150, तो 150 इज नॉट द आंसर, 150 मार्क मत करना। हम क्या करेंगे पूरा 360 में से 75 निकालेंगे, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 15 हो गया, तो 10 में से 5 गया तो 5 5 6 7, यानी कि 8 और यहाँ पे 2, तो 285 इज द आंसर, 285 इज द आंसर, ये वाला आंसर होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अभी देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इन द फिगर मेजर ऑफ द आर्क MN, मेजर ऑफ द आर्क MN मतलब ये आर्क MN, इसका मेजर हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल MLN, ये वाला एंगल कितना होगा, तो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये देखो इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो इसका हाफ होता है, उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, तो 70 का आधा कितना होगा, 70 का आधा कितना होगा 35 डिग्री, तो 35 डिग्री हो जाएगा, बस क्लियर है। ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा, बस ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, रीजन लिख देना इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये वाला भी इंस्क्राइब्ड एंगल के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे सेंट्रल एंगल भी आया है और इंस्क्राइब्ड एंगल भी आया है, दोनों का एक बहुत अच्छा खूबसूरत रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, O इज द सेंटर और QER ये कितना है ये बेटा, ये 70 डिग्री है, ये गिवन में दिया है। मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क PYR, अच्छा ये वाला मेजर ऑफ द आर्क PYR हमको दिया हुआ है 160 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो बताओ सबसे पहले व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क QXR, QXR किधर है बेटा, QXR मतलब इसका क्या होगा, तो वी नो दैट ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये उसका इंटरसेप्टेड आर्क है, तो आप लोग को पता है ना कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इसका हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो होगा वो इसका डबल होगा, मतलब 70 का डबल मतलब ये 140 आएगा इसका आंसर, तो दिस इज 140, रीजन होगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देखो ऐसे लिखने का, एंगल QPR, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, और इसका इंटरसेप्टेड आर्क है QXR, तो हमारे पास है ना ये दिया हुआ है 70, तो ये 70 हो गया इज इक्वल टू हाफ इनटू मेजर ऑफ द आर्क QXR, बरोबर, तो ये उधर गया 70 इंटू 2 140, ठीक है। नेक्स्ट QOR मतलब ये वाला, मतलब सेंट्रल एंगल, तो हम लोग को सेंट्रल एंगल की कहानी पता है ना कि जो सेंट्रल एंगल होता है और उसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क होता है ये दोनों इक्वल मेजर के होते हैं, तो ये 140 होगा, मतलब कि इसका जो माइनर आर्क है वो 140 है, तो ये भी 140 होगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चलता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना वो इसके सेंट्रल एंगल का भी हाफ होता है। देखो ये 70 है और ये कितना था 140 ना, तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो है ना वो सेंट्रल एंगल का भी हाफ होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंगल इसके इक्वल होता है। तो मुझे एक बात बताओ,
अगर इंस्क्राइब्ड एंगल इसका हाफ होता है तो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, और ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो सेंट्रल एंगल को इक्वल है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल का भी हाफ होता है, तो ये रिलेशन एक छोटा मिलता है, पर जाने दो चलो। एंगल पी क्यू आर कितना होगा फिर? एंगल पी क्यू आर, थोड़ा सा हम लोग अपने फिगर को नीट कर लेते हैं, तो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओके ऐसा है बेटा, ऐसा। एक्चुअली में इधर है ना, हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पी क्यू आर कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इन लोग ने ना एक चीज दिया था, वो अभी तक काम नहीं आया था, वो ये था। तो ये देखो, ये जो हमारा एंगल पी वाई आर है, एंगल नहीं सॉरी, मेजर ऑफ द आर्क पी वाई आर है, पी वाई आर वो 160 है, तो मुझे बताओ कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि इसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है, इसके दोनों आर्म सर्कल के कॉर्ड है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल जो होगा वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा, तो 160 का हाफ कितना होता है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो बस नजरिए देखने का है कि इंस्क्राइब्ड एंगल जैसे दिख रहा है, मौका पे चौका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मार लो, ठीक है। ये भी हमारा इंस्क्राइब्ड वही है, देखो ये सेंट्रल एंगल, ये सॉरी, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है, इनके बीच में ही कुछ रिलेशन है, तो ये वाला है ना, ये वाला आप लोग करना अच्छे से, मैं पहले ही बोल रही हूँ ये सब करके रखो, लेटेस्ट एग्जाम में आया था ये, ठीक है। सब करना, जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सब करना है, आपको ये करना है, करना है, करना है। ये भी देखो, ये सब सब इंस्क्राइब्ड एंगल के रिलेटेड में है, तो ये करना है मीन्स करना है। देखो क्या पूछा है भाई, ये एंगल 35 है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क एम एन, मतलब ये क्या होगा, इसका डबल होगा ना, तो यानी कि 70 डिग्री, और फिर ये एम एल एन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली पूरा होता है 360, तो 360 में से आप इसको माइनस कर दोगे, इसके 70 को माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा यानी कि 290 आई थिंक, तो 290 मतलब इतना चिंदी चिंदी दिया, एकदम चिंदी चिंदी है, इसलिए तुम लोग के भरोसे छोड़ रही हूँ। देखो कितना इंस्क्राइब्ड एंगल इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये देख लो बाबा, जल्दी से करना है इसको, कोई भी लापरवाही मत करना, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अच्छे से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं अभी, चलो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं, सेम सर्कल के ऊपर होते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड होते हैं, उस शेप को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, चारों के चारों वर्टेक्स अगर सेम सर्कल के ऊपर है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम, आने का चांसेस बहुत हाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसका प्रूफ अगर करना है तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 बी में आएगा, ऑप्शन में निकल सकता है, आपकी मर्जी, आपको करना है तो। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ने एक जानकारी दी है, क्या, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या जानकारी मिलती है, ये अपोजिट एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी क्या होता है 180 डिग्री। इसका 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के रिलेटेड, मैं अभी बताऊंगी आगे जाके। लेकिन इसमें एक और आता है नेक्स्ट, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। एक ही कोरोलरी है, जैसे इंस्क्राइब्ड के 2 कोरोलरी थे, लेकिन साइक्लिक का एक ही कोरोलरी है। फिर कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, बस साइक्लिक का इतना ही करो। तो कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है, कि अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, ठीक है, और अगर मान लो मैंने इसके ये वाले साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगी ना, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, ओके। तो एंगल बीसीपी, मान लो ये बीसीपी, तो ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। एक्सटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि ये बाहर है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है ना, बारे में ये कोरोलरी है। तो यहाँ पे ये कोरोलरी ने हमको एक जानकारी दिया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इसके बाजू के सामने वाला जो एंगल है ना, उसके कॉन्ग्रेंट में होता है वो। मतलब यहाँ पे देखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रेंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। कंफ्यूजन करेगा ये, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एंगल बीसीपी, ये किसको कॉन्ग्रेंट होता है पता है, ये किसको कॉन्ग्रेंट होता है, इसके बाजू के सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसके इक्वल होता है। तो इसके बाजू में जो इंटीरियर एंगल है उसके इक्वल नहीं होता है वो, उसके सामने वाली, उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है ना ए, यानी कि एंगल बीएडी बैड के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल
ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू बाजू के सामने वाली खिड़की के इक्वल होगा, इसके बाजू के सामने वाले। समझ में आया? ऐसा कुछ है। प्रूफ इट्स ओके, नहीं किया तो बस इतना समझ के रखो, कभी काम आया तो। चलो नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कब यूज करने का, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल को हमको साइक्लिक बताना है, जैसे कि हमारा प्रैक्टिस है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमको शो करना है कि प्रूव करो कि रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, मतलब रेक्टेंगल है ना, उसके जो चारों वर्टेक्स है ना, वो सेम सर्कल के ऊपर लाई कर सकते हैं, मतलब प्रूव करना है। मतलब कन्वर्स कब यूज करने का, जब हम किसी किसी कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक बताना हो तो कन्वर्स यूज करो, ठीक है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम कब यूज करने का, जब ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है वो तो बचपन से साइक्लिक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम यूज करने का। लेकिन अगर हमको प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ये कोऑर्डिनेटर है, देखो हमने साइकिल नहीं बनाया है क्योंकि ये अभी तक सबूत नहीं है, क्या ये साइक्लिक है कि नहीं प्रूव करना है, तो उसके लिए कन्वर्स यूज होगा। तो कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स है वो अगर सप्लीमेंट्री है तो पक्का वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। दो जोड़ी होते हैं अपोजिट एंगल्स के, उसमें से अगर एक जोड़ी भी क्या आई, सप्लीमेंट्री आई, मतलब यहाँ पे अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 दिख रहा, 180 दिख रहा नहीं है, 180 अगर है दिख रहा है, अगर इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो हम बोल सकते हैं हक से बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, यस ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। जैसे कि रेक्टेंगल साइक्लिक है क्योंकि उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। रेक्टेंगल देखो ना, रेक्टेंगल के बारे में आपको तो पहले से पता है ना, इसके सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो आप देखो इसके अपोजिट एंगल्स को ऐड करके देखो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सप्लीमेंट्री होते हैं, हाँ, तो रेक्टेंगल साइक्लिक है। फिर स्क्वायर भी साइक्लिक है, लेकिन पैरेललोग्राम साइक्लिक नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये 60 है, तो 60 प्लस 60 120 देगा, है ना। ये 90 तो हो नहीं सकता क्योंकि 90 हो गया तो फिर तो वो रेक्टेंगल हो गया ना, ऐसे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर साइक्लिक है, पैरेललोग्राम रोम्बस ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं है क्योंकि उनके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं मिलेंगे। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री मिलते हैं ना, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ठीक है। समझ में आया, ये प्रूव करने के लिए काम आएगा। हाँ, अभी जो मैं मेन बता रही थी, चिंटू मिंटू मैं बोलती हूँ इनको, इंटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसके इतने क्वेश्चंस मैंने देखे ना बोर्ड एग्जाम में, रुको मैं बताती हूँ। ज्योमेट्री का पीवाई निकालो, हाँ, ये अपने बाजू में रखो तुम्हारे पास अगर है तो। ये देखो कितने क्वेश्चन है पता है, एक तो मुझे इंस्क्राइब्ड के भर भर के दिख रहे हैं इसमें, और इसमें से एक का है, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल के ऊपर कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आया है, ये इंटीरियर एंगल के ऊपर है, ठीक है, ये एक्सटीरियर के ऊपर है, मतलब दिखे मुझे ये दोनों के रिलेशन में। तो अभी तक हमने सर्कल में कितने एंगल्स देखे पता है, सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल अभी तक देखा, अभी ये और दो एंगल्स आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल। तो देखो अगर कभी है ना एक सर्कल है और अगर दो कॉर्ड है, अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो टोटल 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ नंबर 1, ये 1 एंगल 1, ये देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, दिख रहा है ना, 4 इंटीरियर 1 2 3 4, तो ये 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। उसमें से क्या होगा बेटा, एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल 2 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 2 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब ऐसे दो क्रॉस होता है ना, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो जब दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने बता दिया कौन-कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन इनका फॉर्मूला देखो। अगर मैं पहले बात करूँ एंगल एईसी किधर है? एंगल एईसी मतलब ये वाला 4 वाला, तो एंगल 4 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? यानी कि एंगल एईसी और एंगल डीईबी, ये ई है, ठीक है? एंगल डीईबी का भी सेम फॉर्मूला होगा। तो इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर है ना एंगल, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, सम मतलब प्लस, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, तुम लोग को मैंने बताया था। मुझे बताओ कि ये जो एंगल है एंगल 4,
इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा? देखो एंगल के अंदर की तरफ जो आर्क होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क होता है, बरोबर? तो यानी कि ये वाला आर्क और इसके वर्टिकली अपोजिट में जो एंगल है उसका इंटरसेप्टेड आर्क लेना है, मतलब आर्क AC प्लस आर्क DB। तो यहाँ पे क्या आएगा पता है? यहाँ पे आएगा मेजर ऑफ द आर्क AC, मेजर ऑफ द आर्क AC प्लस मेजर ऑफ द आर्क DB, मेजर ऑफ द आर्क DB, ये आएगा। समझ में आया? मतलब कि ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 2 है, नंबर 1 ये दोनों पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होगा एंड दे आर गिवन बाय, इनका वैल्यू किसके इक्वल होगा? दैट इज हाफ ऑफ, ब्रैकेट जरूर लगा देना, हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, सम मींस प्लस, और इसका इंटरसेप्टेड आर्क लो, मतलब एंगल 4 का और इसके वर्टिकली अपोजिट में जो एंगल है उस वो वाला वो इंटरसेप्टेड आर्क लो, इन दोनों का सम होगा। और अगर एंगल 1 और 3 की बात की जाए, जैसे कि एंगल सीईबी मतलब 3 एंगल ले रहे हैं, चलो तो एंगल सीईबी, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर से ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो मुझे बताओ इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क है एक ये वाला, और इसके वर्टिकली अपोजिट में यानी कि 1 का इंटरसेप्टेड आर्क है ये वाला, तो यानी कि मेजर ऑफ द आर्क सीबी, मेजर ऑफ द आर्क सीबी प्लस मेजर ऑफ द आर्क एडी, मतलब दिस प्लस दिस लिखो, दिस प्लस दिस लिखो, एक ही बात है क्योंकि प्लस है बीच में। तो ये इंटीरियर एंगल की कहानी हुई। अभी एक्सटीरियर एंगल कब फॉर्म होता है? जब जब दो कॉर्ड सर्कल के बाहर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही एक्सटीरियर एंगल का जन्म होगा। यहाँ पे चार चार इंटीरियर एंगल का जन्म हुआ। तो जब दो कॉर्ड सर्कल के बाहर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, दैट इज एंगल BED, बैड, ठीक है, बैड वो वाला बैड। तो यानी कि यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इज एंगल BED, बैड। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, डिफरेंस मतलब इधर माइनस होगा, तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का डिफरेंस लेना है। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला पहले लिखोगे, यानी कि मेजर ऑफ द आर्क BD, मेजर ऑफ द आर्क BD माइनस क्या होगा? मेजर ऑफ द आर्क AC, मेजर ऑफ द आर्क AC होगा। ओके, तो BD माइनस AC, तो यानी कि इंटीरियर के टाइम पे प्लस होता है और एक्सटीरियर के टाइम पे माइनस होता है, ब्रैकेट जरूर लगा देना, हाफ जरूर लिख देना, ठीक है? तो ये हो गया। चलो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये दो क्वेश्चन है साइक्लिक के रिलेटेड है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, ये तो देखो डायग्राम बना दोगे तो अच्छी बात है, 1 मार्क्स का ये ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद एंगल बी हमको दिया हुआ है, बी ABCD अच्छे से लिखना, ऑर्डर में लिखना, ये 110 डिग्री है, ऑब्वियसली डी पूछेंगे क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, 180 में से 110 निकालो, 70 इज द आंसर। उसके बाद ये भी देख लो, ये भी कर लेना, साइक्लिक वाला ही है, ठीक है? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है? यहाँ पे हमको क्या दिया है? ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तंग है ना, ये साइक्लिक दिख रहा है, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक, और हमको ये दोनों वैल्यू इक्वल बोला है, AB और AD। और अगर आपको रीड करने नहीं हो रहा है तो मैं रीड करती हूँ, एंगल BCD 70 दिया है, BCD मतलब ये एंगल 70 दिया है। तो बोलो व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क BCD? तो आर्क BCD कितना होगा? आर्क BCD मतलब ये वाला आर्क कितना होगा, ठीक है? और मेजर ऑफ द आर्क BAD बैड कितना होगा? देखो पहली बात तो हम पहले क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ आपको, सिंपल, ये इंस्क्राइब्ड एंगल भी है, ये देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, बरोबर? वी नो दैट इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, तो मतलब ये इंटरसेप्टेड आर्क जो होगा वो इसका डबल होगा, वही इंस्क्राइब्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये जो आर्क है ना वो इसका डबल होगा, इसका मतलब 70 का डबल कितना होता है? 140। तो हमको पहले BAD बैड मिल गया, ये मिल गया। और अभी देखो ये पूरा 360 होता है, 360 में से आप इतना 140 निकाल दो, 140 निकाल दो मतलब 220 डिग्री, बरोबर? तो ये देखो ये BCD कितना आ गया आर्क? 220 डिग्री, और ये हो गया 140 डिग्री, और एंगल BAD कितना हो जाएगा? एंगल BAD बैड कितना हो जाएगा बताओ? सॉरी बैड नहीं, एंगल ABD कितना हो जाएगा? तो मैं बताती हूँ, देखो सिंपल है, सिंपल रखते हैं, इधर है ना बहुत जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा सा ये ध्यान देना। ये देखो अभी ये ताजा ताजा खबर आई है बेटा कि ये हमारा कितना आया है, बैड हमारा 140 डिग्री आया है, और ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, तुम लोग को मैंने सिखाया था, देखो
अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला आर्क और ये वाला आर्क कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये पूरा 140 है तो आधा बंटवारा कर दो, ये 70 दे दो, इसको 70 दे दो। तो ये जो आर्क एडी है ना वो 70 हो गया। अगर वो 70 हो गया, ऐसा क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि हमको निकालना है एंगल एबीडी। तो एंगल एबीडी मतलब ये वाला एंगल, और ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, बरोबर, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा। तो ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है एडी, तो 70 का हाफ कितना हो गया? 35 डिग्री। तो ये जो है ना ये 35 डिग्री आएगा ऐसे। तो इसको बहुत अलग-अलग प्रकार से कर सकते थे। हम ट्रायंगल लेके भी कर सकते थे, ये ट्रायंगल है, फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है। ऐसे मतलब करने के लिए इसको बहुत तरीके हैं। तो अलग-अलग तरीके से आप करो इसको, मेहनत से करना, प्रैक्टिस करना, मैंने थोड़ा-थोड़ा बता दिया है सब, ठीक है? क्योंकि 1 घंटे में सब कुछ करना, तो वो तो अभी आप देख लो। मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से बता देती हूँ। ये देख लो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कितने एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ मैं, आप इसको ज़रूर करना, ठीक है? उसके बाद इंटीरियर एंगल के ऊपर कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चला? 2 कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देखो एंगल के मेजर्स भी दिए हैं, तो समझ जाने का। तो एंगल एबीई, ये एंगल इंटीरियर एंगल है, ये दिया है 108 डिग्री, ठीक है? और हमको ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में ही चर्चा चलेगी क्योंकि ये तीनों का ही रिलेशन है। तो मेजर ऑफ द आर्क एई हमको दिया हुआ है 95 डिग्री, तो हमको बोलना है व्हाट इज डीसी। डीसी कितना है? ऑब्वियसली, तो वी नो दैट कि ये जो इंटीरियर एंगल है, यानी कि ये इंटीरियर एंगल जो होता है दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। यानी कि सम होता है तो बड़ा पहले लिखो, छोटा पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है। तो एई प्लस क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना है? 108 इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर एई कितना है? 95 डिग्री, प्लस मुझे ये नहीं पता मेजर ऑफ द आर्क डीसी, ठीक है? तो ये फाइंड करना है। तो एक-एक करके स्टेप करो, ये पहले उधर भेजो। तो 108 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 108 इंटू 2 यानी कि ये 16 हो गया, 1 और ये 2 यानी कि 216 हो गया, इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ द आर्क डीसी। तो ये उधर गया, तो 216 में से 95 निकालो, बस तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है? तो 95 निकालोगे तो कितना आ गया? 1 और ये 11 और ये 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 और 1, तो 121 डिग्री इज द आंसर, ठीक है? समझ में आया? अभी ये एक्सटीरियर वाला है क्योंकि दो कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सामने से पता चल रहा है। तो मेजर ऑफ द आर्क ये हमको दिया हुआ है 105 डिग्री और ये हमको दिया हुआ है 47 डिग्री, और ऑब्वियसली हमको ये निकालने बोला होगा, ये एंगल निकालने बोला होगा। तो क्या फॉर्मूला है हमारा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला बी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस ऑफ इट्स माइनस होगा, तो माइनस में बड़ा वाला पहले लिखोगे, ये वाला आर्क 105 माइनस 47, तो अच्छे से माइनस करो फिर हाफ से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 105 में से 47 निकालोगे 15 हो गया, 9 और 0 9 में से 4 गया तो 5, है ना? एंड 5 6 7 8 9, यहाँ पे 6 56 तो 2 1 जा 2 2 जा 4 1 बचा, 2 8 जा 16, तो मेरा 28 डिग्री आ रहा है। क्या सही है क्या? मतलब मैं थोड़ा घाई तो नहीं कर रही हूँ ना? 105 में से 47 निकालोगे तो ये 15 हो गया, ये 9 हो गया और ये 0 हो गया, 5 6 7 8 आया, देखा 8 आ रहा है, 6 7 देखा, मेरा कुछ तो गड़बड़ लग रहा था मुझे, 8 आया और ये 5 आया, तो ये 58 हो गया, तो 1 हो गया, तो 9 29 डिग्री, ठीक है? समझ गए ना? भावनाओं को समझो। फाइनली वी आर ऑन अवर लास्ट प्रैक्टिस सेट, ठीक है? अब इसमें क्या है ना, ये 4 कॉन्सेप्ट है और जो मेन है वही ले रही हूँ। पहला वाला फिर भी इतना मेन नहीं है। थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, मतलब टेंजेंट और सीकेंट के बीच में जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एक ये लौता कॉन्सेप्ट है जो एंगल के बारे में है, और बाकी के जो सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे हमारे सेगमेंट्स के बारे में है। मतलब इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला थ्योरम, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला थ्योरम और टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो हमारे सम्स इसके रिलेशन में आते हैं, इसका बहुत रेयर है कि वो आएगा। तो इसमें पहले देख लेते हैं एक बार थ्योरम। ये लास्ट एंगल है जो सर्कल चैप्टर में मिलता है। 5 प्रकार के एंगल मिलते हैं। सेंट्रल एंगल, देखो मैंने एक पेज बनाया है आपके लिए, इस पेज को जरा गौर से देखना कि हमारे इस पूरे सर्कल चैप्टर में 5 टाइप के एंगल्स है, अगर आप नोटिस करोगे तो। सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इधर तक हो गया है, और अब जो कर रहे हैं वो है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो ये पूरी कहानी है सर्कल की।
तो सेंट्रल एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सेंट्रल एंगल जो होता है वो इसके इंटरसेप्ट माइनर आर्क के इक्वल होता है, बरोबर? इस माइनर आर्क को इंटरसेप्टेड आर्क भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क ये दोनों इक्वल होते हैं। और ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो किसके इक्वल होता है? वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, मतलब ये इसका हाफ होता है, रिलेशन। और सब एंगल का रिलेशन है उनके इंटरसेप्टेड आर्क के साथ। तो ये जो हमारे इंटीरियर एंगल है जैसे 1 और 3, तो ये जो एंगल 1 और 3 है ये दोनों इक्वल होते हैं। और ये किसके इक्वल हो गए? दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब ये दोनों का सम। और वैसे 2 और 4 जो होगा ये किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ दैट इज AC प्लस DB होगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस यानी कि AC माइनस PQ होगा। और अभी ये देख रहे हैं ट्रायंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट क्या है कि एक टेंजेंट होगा और एक सीकेंट होगा, ठीक है? थ्योरम इंपॉर्टेंट मतलब प्रूफ इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली में ये इंस्क्राइब्ड एंगल का ही भाई है, मतलब उसी की तरह है कि इसमें देखो ये हमारा टेंजेंट है, BC इज अवर टेंजेंट और BA इज अवर सीकेंट। और ये टेंजेंट और सीकेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? सर्कल के ऊपर। ओके, जैसे कि हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है? सर्कल के ऊपर होता है। वैसे इधर भी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो इसके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसके बारे में ये थ्योरम है। ये क्या बोलता है कि ये जो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट है ना, ये किसके इक्वल होता है पता है? यानी कि यहाँ पे एंगल ABC ये किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। सेम, हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? ये वाला, दैट इज आर्क AB। आर्क AB एंगल की अंदर की तरफ जो आर्क होता है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कि एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? AB, दैट्स इट। इसके रिलेटेड सम बहुत कम देखने को मिला है, बट इसने यही रिलेशन दिया जो हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल ने रिलेशन दिया था कि इंस्क्राइब्ड एंगल भी उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। वैसे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट भी उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, दोनों सेम है। बस इसको इंस्क्राइब्ड एंगल का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल के दोनों आर्म्स क्या होते हैं? कॉर्ड बनाते हैं। और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि एक आर्म सर्कल का कॉर्ड है लेकिन दूसरा आर्म सर्कल का कॉर्ड नहीं है, इसलिए इसको अलग कॉन्सेप्ट में रख दिया गया, बट दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनल डिवीजन कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन कॉर्ड एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकते हैं, प्लीज इसको कर सकते हो आप, इसका प्रूफ, ठीक है? तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या बोलता है कि अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सेम आपको उसकी तरह लग रहा होगा। किसकी तरह बेटा? ये तो अभी हमने किया ना, ये दो कॉन्सेप्ट ये वाला, लेकिन ये अलग है। ये एंगल के रिलेशन में, इसमें एंगल है और ये एंगल नहीं है। इसमें 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 डिवीजन मतलब ये टुकड़ों के बारे में है। इसका मतलब जब दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वी कैन से AE इंटू EB, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED, CE इंटू ED। मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब टुकड़े। तो जब दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वी कैन से ये जो हमारा कॉर्ड है इसके जो टुकड़े हैं इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज इक्वल टू ये कॉर्ड के जो टुकड़े हैं उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो 1 2 3 4, चार है, अब हम चार वैल्यू में से कोई तीन वैल्यू दिया रहेगा और हमको चौथा निकालना रहेगा, तो ये बस लिखने आना चाहिए। इसमें एंगल का डिस्कशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे टुकड़ों का चल रहा है, सेगमेंट्स के रिलेटेड में है ये थ्योरम, ठीक है? तो AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। ओके, सेम ही है, लगभग सेम ही सब लिखा है मैंने, ठीक है? क्लियर हुआ? अब अगर अगर अभी एक्सटर्नल वाला कब यूज करने का? थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड कब यूज करने का? जब दो कॉर्ड सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक कॉर्ड है और ये दूसरा कॉर्ड है, ये दोनों सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD, ये दोनों एक दूसरे को बाहर इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पर? एट पॉइंट E। तो तब थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड यूज होगा। और इसका जो इक्वेशन है ये लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आता है देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मत समझना AB इंटू BE इज इक्वल टू CD इंटू DE, नहीं, गलत है। इसको मैंने टेक्निक से बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? बाहर वाला मतलब बाहर वाला टुकड़ा लेने का, बाहर वाला इंटू पूरा वाला, दैट इज इक्वल टू बाहर वाला इंटू पूरा वाला, पूरा, यानी कि BE मैं ऐसे ही लिखती हूँ यहाँ पे शायद पूरा वाला इंटू बाहर। देखो, दिस इंटू दिस करो, दिस इंटू दिस करो, एक ही बात है। इसका मतलब पूरा वाला लेने का, पूरा पूरा लेने का, यानी कि AE
इंटू बाहर वाला, बाहर वाला, बाहर वाला, अंदर वाला कुछ आता ही नहीं है, बाहर वाला यानी कि बीई एंड दैट इज इक्वल टू पूरा वाला लेने का यानी कि सीई, सीई इंटू बाहर वाला मतलब डीई, तो बाहर वाला लेने का। ओके, अपने मर्जी से नहीं लिखने का, ये सब ऑलरेडी प्रूफ है, प्रूवन फैक्ट है। तो मतलब कि पूरा इंटू बाहर इज इक्वल्स टू पूरा वाला इंटू बाहर वाला। क्योंकि ये याद रखना, नहीं तो भूल गए ना, गए काम से। और लास्ट है अभी टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। इसका मतलब इसमें एक है टेंजेंट और एक है सीकेंट, और ये दोनों सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बाहर। तो इसका मतलब एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, और वो अगर एक सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब यूज होगा टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम, क्योंकि सेगमेंट्स के बारे में ये थ्योरम है, राइट। और इसका इक्वेशन ऐसा हुआ है, देखो ध्यान से देखो फिर से, एक टेंजेंट है एक, और एक सीकेंट है, और ये सीकेंट है और ये टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये तो टेंजेंट का स्क्वायर है, ये टेंजेंट सेगमेंट का जो स्क्वायर है यानी कि ईटी स्क्वायर, ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से ये पूरा वाला, पूरा लेने का इंटू बाहर वाला, यानी कि ईबी, ईबी इंटू ई ए लेने का, ई ए लेने का। तो ये वाला हमारा इक्वेशन है। ये लिखना आना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, मैंने पहले इसको लिखा ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू ईबी इंटू ई ए, ईबी इंटू ई ए बी सॉरी, ईबी इंटू ई ए लिखो या ई ए इंटू ईबी लिखो, एक ही बात होता है, बस भावनाओं को समझो। मतलब इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, टेंजेंट के सेगमेंट का, टेंजेंट है ना ये, टेंजेंट सेगमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा वाला इंटू बाहर वाला, मुझे लिखना आना चाहिए। चलो अभी ये तीन के रिलेटेड पहले इधर देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि सर्कल है कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इंटरनल डिवीजन कॉर्ड थ्योरम यूज होगा, क्योंकि ए ई हमको 4 दिया है और ई बी हमको कितना दिया है, 10 दिया है, और सी बी हमको कितना दिया है, 8 दिया है, और हमको बोला ई डी निकालो, तो वी नो दैट इसका इंटरनल डिवीजन कॉर्ड थ्योरम क्या बोलता है, एई इंटू ईबी, एई इंटू ईबी इज इक्वल टू सीई इंटू ईडी, सीई इंटू डीई, बरोबर हो गया। तो यानी कि 4 इंटू 10 एंड दैट इज इक्वल टू 8 इंटू डीई निकालना है, डीई या ईडी एक ही बात है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा 4 इंटू 10 अपॉन 8, यानी कि 5 इज द आंसर, क्योंकि 4 10 जा 40, 8 1 जा 8 5 जा, तो 5 इज द आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट, इधर भी इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम है, कर लेना, ये सामने से पता चल रहा है, तो ये करोगे आप लोग। उसके बाद इधर क्या यूज होगा बोलो, इधर यूज होगा बेटा टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो यहाँ पे यूज होगा टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। और ये देखो सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सामने से पता चल जाता है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा वाला लेना है, यानी कि एस पी इंटू बाहर वाला, मतलब कि ये बाहर वाला टुकड़ा यानी कि आर पी। ये इक्वेशन अगर लिखने आ गया ना तो लाइफ सेट है तुम्हारी। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू बाहर वाला यानी कि आर पी। तो अभी देखो कौन कौन से वैल्यू दिए हैं, पी क्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी, पता था मुझे, ये पूरा एस पी हमको निकालना है, ठीक है, एस पी निकालना है। और पी आर हमको दिया हुआ है, पी आर हमको दिया 8, तो ये 144 हो गया, और ये डिवाइड में 8 आ गया इज इक्वल टू एस पी। तो 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, तो 6 बचा, 8 8 जा 64, यानी 18 इज द आंसर। तो इसका आंसर हो गया 18, ठीक है, सामने से समझ में आ रहा है। ओके डन। अभी यहाँ पे भी देखो सेम यूज होगा, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, ये दोनों सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला भी आप लोग करोगे। यहाँ पे भी देखो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम यूज हुआ, ठीक है। और मैंने ये बता दिया था, ये देखो ये लास्ट था, ये बहुत रेयर है कि ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, और टेंजेंट और सीकेंट के बीच में जो एंगल होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, तो वो इधर है, इतने प्रकार के एंगल मिलते हैं। और इसमें है ना एक एग्जाम्पल जो नहीं है, कभी आया नहीं इतना बोर्ड एग्जाम में, कि दो सर्कल, ये सर्कल है और दो कॉर्ड अगर सर्कल के बाहर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम यूज होगा। उसका आपको इक्वेशन मैंने इधर बताया है, तो उसका एग्जाम्पल मुझे देखने नहीं मिला, टेक्स्ट बुक में अपने है, तो वो कर लेना, ये वाला इसका रिलेटेड में। यहाँ पे ये दोनों कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है? इसमें दोनों कॉर्ड होते हैं और इसमें एक टेंजेंट और एक सीकेंट होता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आई होप आपको पूरा जो ये पूरा समझ में अच्छे से आया होगा बेटा। अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पूरा सर्कल का जो मेन मैंने करवा दिया है। अभी तुम लोग बस क्या करो ना, सर्कल का इतना तो कर लो। चलो हॉट्स क्वेश्चन अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 3 बी तक, क्वेश्चन नंबर 3 बी तक, हाँ, ऑलमोस्ट मैंने ये करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बी तक ये करके रख लो। मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारा सर्कल हो गया फिर। ज़्यादा लोड मत लो इसका, ठीक है? तो ये मैंने चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ दिया है, आपको गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में मिलेगा। आपको सब ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अगर मैं नहीं दे पाती हूँ तो मुझे बता देना, मैं दे दूँगी। चलो मिलते हैं, और कौन-कौन से चैप्टर के वीडियोज़ चाहिए ऐसे फटाफट रैंडम क्विक रिवीजन वाले वो मुझे बता दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।